हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एट 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली सीयूटी 2024 के वन शॉट की सीरीज आ गई है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। कैसा है जोश, कैसा है जुनून, एक बार जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा यार। आज से एक नया आगाज होने जा रहा है आपके सीयूटी 2024 के रिलेटेड। अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स डोमेन के बारे में बात करें अगर, तो आपको पता है बेटा 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन करने को आते हैं। एंड इन 40 क्वेश्चंस के लिए जो वक्त मिलता है, यानी कि जो समय मिलता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट। तो जितनी जल्दी क्विकली आप क्वेश्चन को गेस करेंगे, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा और आंसर आएगा, उतनी देर में तो बेटा कितने सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे। सो इस सीरीज से आपको ये हेल्प मिलेगा कि आप पूरे चैप्टर को क्रिस्प वे में रिवाइज कर पाएंगे। 1 घंटे का सेशन रहेगा ये मैक्सिमम, जिसमें आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे होंगे अपनी प्यारी दीदू के साथ। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आप जब 12वीं में आते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत ही इजी चैप्टर साबित होता है, क्योंकि आप इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके होते हैं। अगर मैं फिजिक्स के सिलेबस का डिस्कशन करूं, सीयूटी 2024 का जो सिलेबस आया है, इस कंप्लीट चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल बेटा बहुत ज्यादा नई चीजें नहीं है। सिर्फ एक लास्ट में बेटा आपको पता होना चाहिए कि अगर हम नॉन कंडक्टिंग शेल का केस लेते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे कितना होता है, दैट इज एन एडिशनल थिंग। अदर देन दैट आपको कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इन सब का कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करें फटाफट से एक बार जल्दी से। बेटा आपको इस सीरीज को बहुत सारा प्यार देना है, ठीक है। आपके लिए स्पेशली ये वन शॉट बनाया गया है, तो आपको सेशन को लाइक करने में और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। दिस इज योर धर्म, है ना। आपको इसको फॉलो करना ही करना है यार, क्योंकि जितना आप इसके ऊपर रिस्पॉन्स और प्यार दिखाएंगे, उसी हिसाब से बेटा हम इस पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर रहे होंगे, जिसमें आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक। क्योंकि फिजिक्स अगर हम सीयूटी में बात करें तो 15 चैप्टर्स आते हैं। सो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 15 तक सारे चैप्टर्स को हम टारगेट कर रहे होंगे। एंड आई एम होपिंग दैट यू आर पार्ट ऑफ जुनून प्लस बैच एज वेल, बिकॉज जुनून प्लस बैच में यही सब चैप्टर्स और डिटेल में विद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं बेटा। तो आप अगर अभी तक एनरोल नहीं किए हैं जुनून प्लस बैच में, तो जरूर से एनरोल कीजिएगा। डिटेल्स आर मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन, गो एंड एनरोल फास्ट, बिकॉज जुनून प्लस बैच में आपको हाइब्रिड टेस्ट सीरीज किट भी मिल रही है। बिकॉज पढ़ना, प्रैक्टिस करना और पेपर में 60 मिनट में 50 में से 40 क्वेश्चन करना, इसमें बहुत अंतर रहता है। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी रहेगा बेटा। और हाइब्रिड टेस्ट सीरीज में आपको पीवाईपी बुक्स प्लस मॉक टेस्ट दोनों इंक्लूडिंग बैच प्राइस में ही मिल रहे हैं। और अभी चल रही है भारी छूट ड्यू टू होली, है ना। होली सेल के कारण आपको 20% ऑफ मिल रहा है सारे के सारे कोर्सेज पर। तो जाइए जाकर एनरोल कीजिए फटाफट से। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो बेटा, जब बात आती है इस चैप्टर की, तो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, अंदरूनी प्रॉपर्टी होती है किसी भी चार्ज की, जिसकी वजह से वो किसी दूसरे चार्ज के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। यानी कि आपस में दोनों में फोर्स लग सकता है ना। या एक के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दूसरे को रखेंगे तो वो उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, व्हाटएवर द थिंग्स इज। ये बट ये याद रखना है आपको दैट चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है। मुझे तुम लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है, दिस इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये दीदू के अंदर समा रखी है ये चीज, है ना। तुमको दीदू से पढ़ना अच्छा लगता है, ये तुम्हारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। सो चलिए अगर हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस में, तो एडिटिव नेचर आता है। सबसे पहले अगर बात करोगे, चार्ज जो रहता है उसको आप नॉर्मली ऐड कर सकते हो। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। एसआई यूनिट चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो स्टैट कूलम रहता है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होता है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज रहेगा, या तो वो हम बात करें 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर हो सकता है। बट कभी भी 1.5, 2.5, 3.5 ये वैल्यूज अलाउड नहीं होती हैं। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज व्हाट, एन इज एन इंटीजर। एन क्या रहता है बेटा, इंटीजर रहता है, जिसकी वैल्यू क्या रह सकती है आपके पास, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन।
बेटा जिस भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है, अब देखो इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा रहता है, यू नो दैट इलेक्ट्रॉन का नेचर है नेगेटिव, तो जिस भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा वो बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। बोले अरे यार जा भाई जा, नेगेटिविटी चली गई है तो मैं आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरह बिहेव करूंगा। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है वो बॉडी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ही ये डिसाइड करता है किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। बेटा फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू कितनी रहती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, कूलम्स लॉ की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं छोटा सा आपको और इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी यहाँ पर, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट ही बस इंपॉर्टेंट है बेटा कि हमारे पास ना जो चार्जेस हैं वो 3 टाइप से आप किसी भी बॉडी के ऊपर ला सकते हो। एक होता है कंडक्शन मेथड, एक होता है इंडक्शन मेथड एंड चार्ज बाय फ्रिक्शन मेथड। चार्ज बाय फ्रिक्शन मेथड तुमने बचपन में बहुत बार पढ़ा भी होगा। अब जो वो 10वीं 9वीं की बातें होती है मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हारा बचपन ही था। सो बेटा उस टाइम पर हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। जिस भी बॉडी का वर्क फंक्शन कम रहता है, वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा, वर्क फंक्शन इज बेसिकली दैट एनर्जी जो हम किसी भी बॉडी को अगर दें और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। बेटा जब दो बॉडीज को रब कर रहे हो आप और किसी भी बॉडी का अगर वर्क फंक्शन कम है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चला जाता है। तो जिसका वर्क फंक्शन कम है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है वो बॉडी आपके पास नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इसके बारे में इन डिटेल किसका वर्क फंक्शन ज्यादा रहेगा किसका वर्क फंक्शन कम रहेगा ऑलरेडी बेटा जुनून प्लस बैच में मैं पढ़ा रही हूँ। सो अगर आपको इन डिटेल जानना है इन सब चीजों के बारे में, आपको सारी चीजों को इन डिटेल पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। बाकी ओवरऑल सिर्फ आपको अगर बेसिक आइडिया सिर्फ इतना आपको रहे कि जौन सी बॉडी बेटा आपके पास वर्क फंक्शन कम रहेगा वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और कि जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा रहेगा वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। फिर आता है बेटा आपके पास चार्ज बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब इंड्यूस हो रहा है चार्ज। अब कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसके सामने आपने कोई न्यूट्रल बॉडी को रख दिया है। बेटा लेट्स सपोज ये पॉजिटिवली ग्लास रॉड है, पॉजिटिव ग्लास रॉड है, आप किसी न्यूट्रल बॉडी के पास इसको लेकर आए तो बेटा उस न्यूट्रल बॉडी के जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे वो पॉजिटिव रॉड के सामने लग गए और पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रल बॉडी के दूर चले गए। ओवरऑल बॉडी अभी भी क्या है, न्यूट्रल है। उसके बाद बेटा अगर आप इस बॉडी को, न्यूट्रल वाली बॉडी को अर्थ कर देते हो तो जो चार्जेस हैं ऑपोजिट नेचर के वो क्या करते हैं बेटा, ओवरऑल फैल जाते हैं और सेम नेचर वाले चार्ज जो हैं वो ग्राउंड को चले जाते हैं। मैम ये समझ नहीं आ रहा, एक बार मैम बनाकर दिखा दूं तो फटाफट से बेटा बनाकर दिखा देते हैं आपको एक बार, कुछ ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। लेट्स सपोज ये कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है, और ये है कोई न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, ये कोई न्यूट्रल बॉडी है जिसके पास आप इसको लेकर आए हो, ठीक है। तो बेटा इस पॉजिटिव के पास नेगेटिव आ जाएंगे और पॉजिटिव चले जाएंगे दूर, ठीक है। फिर आप इसको ग्राउंड कर दोगे तो ये पॉजिटिव चार्जेस जितने भी हैं बेटा, ये पॉजिटिव चार्जेस जितने भी हैं ये ग्राउंड को चले जाएंगे और ओवरऑल अगर हम बात करें ये जो नेगेटिव चार्जेस थे ये क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं, चार्ज बाय इंडक्शन में जो चार्जेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, फैल जाते हैं और ऑपोजिट नेचर के होते हैं बेटा। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। अब मेरे को ना एक क्वेश्चन भेजा था बच्चे ने और उसमें बोला था कि मैम पॉजिटिव चार्ज भी तो इंड्यूस हो रहा है। बेटा दिस इज नॉट द इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, जो फाइनल स्टेज में आएगा, जो किस में आएगा, फाइनल स्टेज में आएगा। आई होप द थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर नाउ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम बात करने वाले होंगे थर्ड मेथड की, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन के केस में एक्चुअली आप दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लेकर आते हो, सी फॉर कंडक्शन, सी फॉर कॉन्टैक्ट। आप एक्चुअली दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लेकर आ रहे हो और एक्चुअली बेटा चार्जेस का जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो इस केस में आपके पास आपको एक चीज याद रखनी है, द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, जो भी आप इंड्यूसिंग बॉडी है उसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो कम होगा। अगर चार्ज कम हो रहा है या बढ़ रहा है बेटा उसके हिसाब से मास की वैल्यू भी इफेक्ट होती है, बिकॉज आदान प्रदान किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। अब जो मास की वैल्यू है वो चेंज हो रही है बट बहुत निग्लिजिबल अमाउंट से चेंज हो रही है। इतना आप चीज बस अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, कूलम्स लॉ के ऊपर चलते हैं। अब दो चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ये कौन बताता है बेटा? ये आपको बताता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं, दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस अगर आर है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू चार्जेस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। बेटा के यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹ होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बेटा क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एक्चुअली में कांस्टेंट है? द आंसर इज नो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नहीं है बेटा। दिस के इज नॉट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बिकॉज यहाँ पर इस के की वैल्यू जो रहती है वो मीडियम डिपेंडेंट रहती है। बेटा यहाँ पे अगर वैक्यूम में बात करें तो 1/4πε0, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 होती थी। ये वैल्यू को लर्न करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये वैल्यू तो लिखी होगी मैम, वहां पे पेपर में दी होगी, तो हर बार नहीं दी होती बेटा। कभी कभी कुछ ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें आपको इसकी वैल्यू को है ना याद रखना इंपॉर्टेंट है, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। सो 8.85 × 10⁻⁻12 याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पे परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। अब यहीं पर अगर दो चार्जेस किसी और मीडियम में रख दिए जाएं, अभी तो वैक्यूम में रखे थे, बट अगर किसी और मीडियम में रख दिए जाएं, उस केस में बेटा आपके पास जो फोर्स होगा उस मीडियम में दैट विल बी द फोर्स इन द केस जब इनको वैक्यूम में प्लेस किया गया है, डिवाइडेड बाय के, वेयर के इज व्हाट बेटा? के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के यहाँ पे क्या है? के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। के यहाँ पे क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी इन एनी मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन वैक्यूम इनटू के, व्हिच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज वेल बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर बेस बेटा पूछा गया था क्वेश्चन, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया था। सो याद रखिएगा इसको कि जब भी किसी और मीडियम में चले जाएंगे चार्जेस, तो उनमें जो फोर्स लग रहा होगा वो उस केस से कम लग रहा होगा जब ये दो चार्जेस वैक्यूम में बैठे थे। आई होप द थिंग्स आर बिकमिंग सीसी यानी कि क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन जो भी थोड़े छोटू से टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहता है, टारगेटिंग विच एवर एग्जाम। आप सीयूटी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, जेई एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, नीट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, है ना, इवन कि बोर्ड्स वाले बच्चे भी जब नेक्स्ट ईयर इस सेशन को देख रहे होंगे, दिस सेशन इज गोइंग टू बी रियली अ यूजफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो नेक्स्ट आगे चलेंगे, अब वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं बेटा। एफ वेक्टर जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर बेटा आर वेक्टर आएगा और इधर आर क्यूब आएगा। अगर आप स्केलर फॉर्म में बात करें तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रहता है, अगर आप वेक्टर फॉर्म में चले जाएं तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब रहता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, कूलम फोर्स फॉर अ चार्ज प्रेजेंट इन मीडियम एम। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं इसके बारे में कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? परमिटिविटी इन अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन वैक्यूम। इसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। अब वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज बेटा, यहां पर वेक्टर फॉर्म में एक्चुअली जो डायरेक्शन बताता है वेक्टर, दैट इज रेफर टू एज यूनिट वेक्टर। इसको हम यूनिट वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। हमेशा याद रखना, डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर कौन सा होता है? यूनिट वेक्टर होता है, विच इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जब बात करते हैं बेटा तो दिस इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। बट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, दैट इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। ये क्या है? प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। अब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से मतलब क्या है मैम? अगर कोई चार्ज है जिसको हम सोर्स चार्ज बोल रहे हैं, उसके आसपास वाली जगह जिसमें कोई भी और चार्ज आए तो वो इस वाले चार्ज के साथ इंटरैक्ट कर सके, रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। सो अगर इस पूरी जगह में विच इज रेफर टू एज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, कोई भी और चार्ज आए ताकि वो सोर्स चार्ज के साथ क्या कर सके? इंटरैक्ट कर सके। सो बेटा इस जगह को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी जगह में पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आपको बताना है कि कितना ज्यादा इंटरैक्शन उसको फील होगा, किसको? टेस्ट चार्ज को, जो बाहर से आया है। दैट इज रेफर टू एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स डिवाइडेड बाय
टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी कि F डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। और इसमें जो टेस्ट चार्ज होता है ना, उसके ऊपर दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन, टेस्ट चार्ज को बहुत बिद्दू सा होना है, छोटू सा होना है, स्मॉल सा होना है। बेटा अगर वो बड़ा होगा तो सोर्स चार्ज को अल्टीमेटली वो अपनी जगह से हिला देगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सारी की सारी बेटा डिस्टर्ब हो जाएगी। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट क्यू नॉट इज स्मॉल एंड पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होने का फायदा क्या होगा बेटा, अगर क्यू नॉट पॉजिटिवली चार्ज होगा तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दिस इज वन स्टेप एडवांटेज फॉर अस कि हमें फोर्स का डायरेक्शन तो निकालना आता है। वी नो दैट पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। तो फोर्स का डायरेक्शन नोन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वहां से पैरेलल में निकल आएगा अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। बट अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस दूर p पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर इन स्केलर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब। अगर स्केलर फॉर्म में देखते हैं बेटा इसी चीज को हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर आता है। सो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम स्केलर फॉर्म में बात कर रहे हैं या वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं। इस टाइम पर हमने डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया हुआ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। यानी कि इस पॉइंट चार्ज से हम जितना दूर जाते जाएंगे, इस पॉइंट चार्ज से इस सोर्स चार्ज से हम जितना दूर जाते जाएंगे, सो बेटा यहां पर इसका इंपैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ही कम होती जाएगी। अगेन आई विल रिपीट, इस सोर्स चार्ज से जितना दूर जाते जाएंगे, आर की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होती चली जाएगी। सो अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें ई वर्सेस आर का फॉर अ पॉइंट चार्ज, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक डायपोल का। अब इमेजिन करो एक पॉजिटिव चार्ज है, इमेजिन करो फटाफट से सोचो, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों का नेचर देखो, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव है, तो नेचर क्या है, ऑपोजिट है। अब दोनों को एक छोटे से डिस्टेंस पे रखा गया है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ए, अब ये डिस्टेंस को एल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अगर 2a लोगे तो उससे फायदा ये होता है, अगर मैं सेंटर ऑफ द डायपोल से देखूं तो हर एक चार्ज कितने डिस्टेंस पर बैठा है, a डिस्टेंस पर बैठा है। ठीक है बेटा, अब इस डायपोल के केस में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी रहता है और ये आपको बताता है स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ है किसकी, डायपोल की, वो कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बताएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू होती है Q, दैट इज कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज 2a। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा जो डायरेक्शन आपके पास इस लेंथ वेक्टर की आती है, यानी कि दैट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये फिक्स है, ऐसा नहीं कि आज नेगेटिव टू पॉजिटिव है कल पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया ना, हमेशा फिक्स रहेगा। इट विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। फिर हम बात करते हैं डायपोल फील्ड की। डायपोल फील्ड क्या था मैम, बहुत इजी है। अब आपने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, ठीक है जी। अब अगर आपके पास डायपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं बेटा। अगर आप इन दोनों चार्जेस को जोड़ देते हैं तो बेटा दिस इज रेफर टू एज द एक्सिस ऑफ डायपोल। इसी एक्सिस पर आप किसी पॉइंट P को कंसिडर करते हैं, दिस इज रेफर टू एज एक्सियल पॉइंट। इसको क्या बोला जाता है, एक्सियल पॉइंट बोला जाता है। आई रिपीट इट अगेन, आप दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को ज्वाइन करते हैं, इस लाइन को बोला जाता है एक्सिस ऑफ द डायपोल, और इस पॉइंट P को बोला जाता है एक्सियल पॉइंट। इस पॉइंट P को बोला जाता है एक्सियल पॉइंट। बेटा जब भी आपको डायपोल के केस में किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आपको हमेशा उसको कहाँ से मेजर करना है, सेंटर ऑफ द डायपोल से मेजर करना है। ठीक है, सेंटर ऑफ द डायपोल से मेजर करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से मेजर कर लिया या नेगेटिव चार्ज से मेजर कर लिया ना, हमेशा सेंटर ऑफ द डायपोल से मेजर करना उस डिस्टेंस को, दैट विल बी रेफर टू हियर एज स्मॉल r। तो बेटा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना P पॉइंट पर, तो ऐसा देखा गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था वो सेम आया एक्सियल के केस में जो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन था। डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या रहता है, -q टू +q। सो बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का भी डायरेक्शन सेम ही रहता है एक्सियल के केस में।
अब यहाँ पे आप क्या करते हो बेटा, ओवरऑल आप ओवरऑल दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो, ई नेट निकालते हो एंड फाइनली आपके पास इस टाइप का रिजल्ट निकल के आता है। अगेन हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सो वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ डेरिवेशंस हियर। सो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट फॉर्मूला को सीख रहे हैं इस पर्टिकुलर क्लास में। सो बेटा अगर हम एक्सियल के केस में बात करेंगे, 2pr डिवाइडेड बाय 4πε0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल का स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला बनता है। अगर आपको इस तरीके से याद करना है बेटा, 1/4πε0 इज नथिंग एल्स बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट दैट इज के। अब अगर आप शॉर्ट डायपोल का कंडीशन लगाते हैं, शॉर्ट डायपोल में क्या होता है बेटा, इस पॉइंट पी को पकड़ के बहुत दूर ले जाओ। बेटा मैं तो स्क्रीन से गायब ही हो गई, पर ये पॉइंट पी अगर बहुत दूर जा रहा है तो मुझे बहुत दूर से ना ये डायपोल जो है एकदम पिद्दू सा दिखाई दे रहा है, छोटू सा दिखाई दे रहा है। सो बेटा दैट मीन्स हमारा जो डायपोल है वो कैसा दिखाई दे रहा है, छोटू सा दिखाई दे रहा है। तो जब आर बहुत बहुत बड़ा हो जाता है ए के कंपैरिजन में, ए इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल टू एनी चार्ज। बेटा अगर आपके पास आर बहुत बहुत बड़ा हो जाता है ए से, सो इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास आप यहाँ पर ए के स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं, आर की पावर 4 आएगी, एक आर से एक आर कटेगा तो आपके पास एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 2kp वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। अब इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा जा सकता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, एक्सियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब एंड बेसिकली इट इज 2 टाइम्स ऑफ kp वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। फिर सेकंड केस आता है बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट का। इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या होता है, चलिए इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या होता है, आप नेगेटिव टू पॉजिटिव बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल एक्सिस को जोड़ रहे हैं। अब सेंटर से लेकर अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लें, इसके ऊपर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है पी पॉइंट, इसके ऊपर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है पी पॉइंट, जिसको बोला जाता है इक्वेटोरियल पॉइंट। इसको क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल पॉइंट बोला जाता है। अब बेटा रिमेंबर वन थिंग दैट इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट होती है, वो डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट होती है। इसमें साइन कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते हैं, कॉस कंपोनेंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरीके का आता है, इसमें शॉर्ट डायपोल की कंडीशन लगाओ तो आपके पास फाइनली माइनस ऑफ kp वेक्टर डिवाइडेड बाय r का क्यूब फॉर्मूला बनता है। अब ना बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, आप एक्सियल टू इक्वेटोरियल का रेशियो बताओ कितना होगा। तो बेटा एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो देखो, kp डिवाइडेड बाय r क्यूब कॉमन है, 2 का फैक्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो एक्सियल इज टू इक्वेटोरियल का जब आप रेशियो निकालते हैं तो वो 2:1 का रेशियो निकल कर आता है। एक्सियल इज टू इक्वेटोरियल का रेशियो कितना निकल के आता है, 2:1 का रेशियो निकल के आता है। सो आई होप आपको डायपोल मोमेंट बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया है, याद आ गया है, समझ में आ गया है। तो अब हम बढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जब हम इसी डायपोल को फेंकने वाले हैं कहाँ पर उठा के, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के। देखो बेटा इससे पहले मैं छोटा सा यहाँ पे आई गेस यहाँ पे वो है नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको एक एडिशनल पढ़ा देती हूँ। एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, चलो वाई टू स्किप दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट आता है। अगर मैं मान के चल रही हूँ दिस इज बेसिकली अ एक्स वाई कर्व जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी स्ट्रेट और एनी कर्व्ड, है ना। लेट्स सपोज इस पॉइंट पर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो बेटा अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब फैराडे जी जो थे, माइकल फैराडे जी ने कॉन्सेप्ट दिया था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अभी तक हम सब जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ते पढ़ते पक गए, तो माइकल फैराडे जी ने बोला घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ना पिक्टोरियल फॉर्म यानी कि पिक्चर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। उन्होंने बोला कि लेट्स सपोज अगर यहाँ पे कोई आप फील्ड लाइन बना रहे हैं और आपको किसी पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करके देख लीजिएगा। दूसरा उन्होंने बोला कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ना बेटा, वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाकर टर्मिनेट हो जाएगी। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। Electric field lines do not form closed loop. They start from positive charge and they terminate at negative charge.
ठीक है, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, एंड साथ ही साथ आपको याद रखना two electric field lines can never cross each other, ठीक है, क्रॉस each other। अगर बेटा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। फिर अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस देखें ना, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कैसी आती है बेटा, रेडियली आउटवर्ड आती है। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कैसे आती हैं, रेडियली आउटवर्ड आती हैं। और नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, रेडियली इनवर्ड आती हैं, ठीक है, रेडियली इनवर्ड आती हैं। और अगर आपके पास आपको बनाना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा हमेशा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा याद रखिएगा। अगर आपके पास इक्वल स्पेसिंग लाइंस हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म फील्ड को। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा रिमेंबर वन थिंग दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बराबर होती है। ई एट ए बी सी सब क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, सब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइक एस टाइप की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेटा इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड बी और इलेक्ट्रिक फील्ड सी ये बराबर नहीं होगा। बेटा एक चीज याद रखना, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेस कम होगा, यहाँ पे क्या है, क्राउडेड ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्राउडेड ज्यादा है, सो बेटा यहाँ पर ई सी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे ऐसे सोचो कि यहाँ का डिस्टेंस एज कंपेरेटिव टू दिस क्या है, ज्यादा है, सो ई बी की वैल्यू इससे कम होगी और इस पॉइंट पर फील्ड लाइंस ज्यादा फैली हुई हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या होगा, मिनिमम होगा, ये सबसे मिनिमम होगा। और फिर एक और केस आता है, अगर कंडक्टिंग बॉडी है, कैसी बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, अगर आपके पास कंडक्टर है, तो हमेशा बेटा एक चीज याद रखना, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है तो इससे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। या अगर नेगेटिव चार्ज होगा कंडक्टर, तो फील्ड लाइंस जब एंटर करेंगी तो कितने डिग्री के एंगल पर एंटर करेंगी, 90 डिग्री के एंगल पर ही एंटर करेंगी। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, अपने दिमाग में घुसा लीजिए बेटा इस चीज को, ठीक है। फिर इसके बाद होता है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है आपके पास 5 कूलम, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है आपके पास 5 कूलम, और एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 कूलम। तो बेटा 5 कूलम वाले चार्ज से जब आप लाइन बनाएंगे ना, चलो इसको 4 कूलम कर लो तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज 4 कूलम वाले चार्ज से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई तो हमने बनाई 8, हमने बनाई कितनी, 8। तो बेटा जब 2 कूलम से बनाओगे तो उसकी आधी बनाओगे, यानी कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा है उससे फील्ड लाइंस उतनी ही ज्यादा निकलेंगी। अब जिसका मैग्नीट्यूड कम है उससे फील्ड लाइंस भी कम निकलेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। एक और प्रॉपर्टी समझ लीजिए, अगर आपके पास ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, बेटा ये बना लो सेंट्रल लाइन। तो बेटा जैसा पैटर्न आप इस सेंट्रल लाइन के ऊपर बनाएंगे, पॉजिटिव से चली नेगेटिव में एंटर, पॉजिटिव से चली नेगेटिव में एंटर, जैसा पैटर्न आप इस सेंट्रल लाइन के ऊपर बना रहे होंगे वैसा ही सेम पैटर्न आपको इस सेंट्रल लाइन के नीचे दिखाई देगा। यानी कि ये क्या रहता है, सिमेट्रिक रहता है, सिमेट्रिक अबाउट सेंट्रल लाइन, ठीक है जी, क्लियर हो गया, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज टॉर्क, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितना आपको पता होना चाहिए था वो मैंने सब बता दिया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी टॉर्क को अगर आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है बेटा, बोलो।
अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है उस केस में आप याद रखना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स रहेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो नेट फोर्स की वैल्यू बोलोगे तो नेट फोर्स आ जाएगा 0। बट ये जो दो फोर्सेस लग रहे होंगे वो सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग नहीं लग रहे होंगे, तो बेटा टॉर्क लगने लगेगा, यानी कि डाइपोल घूमने लगेगा। टॉर्क की वैल्यू आती थी P क्रॉस ऑफ E, टॉर्क की वैल्यू आ जाती है P क्रॉस ऑफ E। P होता है डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आप इसको खोलोगे बेटा, थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन व्हाट, P एंड E। अब दो केसेस आते हैं जब आपके पास टॉर्क जो होता है वो आपके पास मिनिमम हो जाता है। टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा आपके पास, मिनिमम हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो केसेस आते हैं बेटा जब आपके पास टॉर्क मिनिमम हो जाता है। जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री वाला केस आता है उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब थीटा 180 डिग्री वाला केस आता है उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा जरा बताना मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में, क्रॉस प्रोडक्ट है, साइन थीटा है, साइन मैक्सिमम कब होता है, 90 पर मैक्सिमम होता है। यानी कि अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क निकालना है तो वो 90 डिग्री पर होगा, और मिनिमम टॉर्क निकालना है तो साइन की वैल्यू या तो 0 डिग्री पे ले लो या तो 180 पे ले लो। अब 0 डिग्री वाले को स्टेबल क्यों बोला जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड wants to align dipole in its own direction। वंस इलेक्ट्रिक फील्ड ने अलाइन कर लिया डाइपोल को उसकी डायरेक्शन में, उसके बाद अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे भी तो वो दोबारा से अलाइन हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस करता हुआ। क्योंकि एक बार अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने नहीं देगी। वहीं पर अगर मैं 180 वाले केस की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डाइपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड है। बेटा जैसे ही हमने इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, डाइपोल जैसे ही डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो वो अनस्टेबल से स्टेबल वाली स्टेट में जाना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस वाले इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करने पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करने लगता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी हमने ड्रॉ करी थी बेटा। अगर इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से, जो एरिया कैसे प्लेस्ड है, परपेंडिकुलर प्लेस्ड है, क्रॉस कर रही हैं, गुजर रही हैं, उसमें से छू कर नहीं जा रही हैं, उसमें से क्रॉस कर रही हैं, है ना, तो यानी कि चीर फाड़ करती हुई बेटा बाहर निकल रही हैं। ऐसा सोचो कि सिर्फ टच करके नहीं जा रही हैं, चीर फाड़ करती हुई बाहर निकल रही है। यानी कि लेट्स सपोज बेटा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं, ये कोई एरिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से पड़ा है, परपेंडिकुलरली पड़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से जाती हुई यहाँ पर बाहर निकलेंगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू नहीं आती है बेटा, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू नहीं आती है। फटाफट से एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले यू शुड नो दैट एरिया इज टेकन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर, इट इज परपेंडिकुलर टू एरिया। एरिया वेक्टर कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू एरिया माना जाता है। अब फ्लक्स क्या होता है मैम, फ्लक्स होता है ई वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ई ए कॉस थीटा। अब इस केस में पर्टिकुलरली हमने वो केस लिया है जब हमने एरिया को किस तरीके से प्लेस किया है, 90 डिग्री पर प्लेस किया है। यानी कि अगर एरिया वेक्टर की बात करें विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, तो बेटा आपके पास इस पर्टिकुलर केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शाबाश 0 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे लिखा ही है मैंने ऑलरेडी। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, जब आपके पास बेटा एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल होंगे बट एरिया परपेंडिकुलर होगा। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इसमें, गलत भी करोगे आप, ध्यान से सुनो दोबारा से। इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया तो परपेंडिकुलर है, बस इस एरिया के परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अगर बेटा आपके पास एरिया को किस तरीके से रख दिया गया है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे जा रही है एरिया भी ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, उस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा आपके पास एरिया वेक्टर कैसा आ गया, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गया। ये पेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया है, एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हुआ, तो बेटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। और कॉस ऑफ 90 डिग्री कितना होता है,
कॉस ऑफ 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। सो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आती है 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। सो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। हम बढ़ने जा रहे हैं आगे गॉस लॉ की तरफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन पक्का से पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन पक्का से पूछा जाएगा। गॉस लॉ क्या होता है मैम? देखो, अगर अभी तक हम बात करें, हम चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस को जब स्टडी कर रहे थे तो हमने चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी करते करते देखा कि वी वर कंसिडरिंग वन चार्ज और सम कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, बट कहीं पर भी कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम नहीं आया था। कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम क्या होता है मैम? एक बार समझ लेते हैं बेटा, एक बार समझ लेते हैं। कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके की हो सकती है। एक होती है लीनियर, एक होती है सरफेस, और तीसरी होती है वॉल्यूम। ठीक है, तीसरी होती है वॉल्यूम। बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? लेट्स सपोज यहां पे हमने कोई वायर कंसिडर करी, इस वायर के ऊपर कुछ चार्जेस हैं पॉजिटिव लाइक दिस। बेटा अब एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, वो बहुत कम है, तो इसको हम एज अ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ठीक है, मैं मान के चल रही हूं कि इस वायर के लेंथ की वैल्यू है L। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अगर चार्ज को Q मान रहे हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? चार्ज Q पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? Q डिवाइडेड बाय L। इसके SI यूनिट्स क्या हो जाएंगे? SI यूनिट्स विल बी कूलम पर मीटर। अब सरफेस की बात करोगे तो सरफेस के केस में बेटा क्या आती है? शीट आ जाती है। ठीक है, शीट आ जाता है, या कोई भी एरिया, कोई भी आप एरिया कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, और टोटल चार्ज ऑन द शीट क्या है? अभी भी हम लेकर चल रहे हैं, क्या है? Q है। टोटल चार्ज ऑन द शीट क्या है? Q है। एरिया ऑफ दिस शीट क्या है? A है। तो बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय A। सिग्मा इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय A। ठीक है जी, अब इसके SI यूनिट्स देखें तो, SI यूनिट्स देखें तो कूलम पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, कूलम पर मीटर का स्क्वायर। तीसरा केस आता है वॉल्यूम वाला। वॉल्यूम में कंसिडर करेंगे, लेट्स सपोज कोई क्यूब लिया है हमने, ठीक है, और हमने यहाँ पर इसमें चार्जेस कंसिडर किए कि पूरे वॉल्यूम में कुछ चार्जेस हैं Q। अब दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बेटा क्या है? स्मॉल है। सो अब यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, विच इज Q डिवाइडेड बाय V, विच इज Q डिवाइडेड बाय V। अगर SI यूनिट्स की बात करें तो SI यूनिट्स रहते हैं इसके, SI यूनिट्स रहते हैं कूलम पर मीटर का क्यूब। ठीक है, कूलम पर मीटर का क्यूब। तो ये 3 टाइप की कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। बेटा जब इस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपको बोला जाए किसी, लेट्स सपोज यहां से किसी P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटा अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको ये चीज पता चलेगी, हर एक चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम द P पॉइंट अलग होगा। तो यहाँ पर आके हमारा जो कूलम्स लॉ है वो बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है थिंग्स को। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है चीजों को। तो हम क्या करते हैं? हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अ न्यू टाइप ऑफ लॉ विच इज गॉस लॉ। गॉस लॉ को बहुत ज्यादा प्यार है किससे? सिमेट्री से। जब भी सिमेट्री दिखाई देती है ना चार्जेस की, गॉस लॉ बोलता है अरे मैं सॉल्व करके दूंगा तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो गॉस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, बेटा सरफेस क्लोज होना चाहिए, ओपन सरफेस पे गॉस लॉ नहीं लगता है। अगर कोई भी क्लोज सरफेस है तो अगर आप यहाँ पर चार्जेस इन क्लोज देखेंगे इस सरफेस के द्वारा Q1 Q2 Q3, तो बेटा Q इन क्लोज कितना आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो गॉस लॉ कहता है कि जो फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस से दैट विल बी चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर वैक्यूम में कंसिडर कर रहे हो तो एप्सिलॉन नॉट आएगा। अगर वैक्यूम में कंसिडर ना करके किसी और मीडियम में कंसिडर कर रहे हो तो नीचे उसकी परमिटिविटी आएगी। ये चीज याद रखना। दूसरा बेटा ये जो गॉस लॉ लगाते हैं ना, इसको लगाने के लिए हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है, और जो गॉसियन सरफेस होता है उसका शेप और साइज
ये डिसाइड नहीं करता है कि उसमें से निकलती हुई फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। गॉसियन सरफेस में अगर चार्ज इनक्लोज्ड सेम है तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास फ्लक्स की वैल्यू भी सेम रहती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ड्यू टू द इनक्लोज्ड चार्जेस। ठीक है, इनक्लोज चार्जेस की वजह से ही फ्लक्स आता है। ये Q4 की वजह से, ये Q4 की वजह से बेटा फ्लक्स की वैल्यू नहीं आएगी। बट यस, रिमेंबर वन थिंग, इस Q4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सारी चार्जेस की वजह से कंट्रीब्यूट करेगी, बट फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इनक्लोज्ड चार्जेस की वजह से कंट्रीब्यूट होगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं बेटा, यहाँ पर इस फॉर्मूला में जो Q इनक्लोज्ड है, दिस इज नेट चार्ज, दिस इज नेट चार्ज। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब ये कतई नहीं है कि बॉडी में चार्ज ही नहीं है ना। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, या फिर हो सकता है कि चार्ज हो ही ना, बट ये हमेशा वैलिड नहीं रहेगा कि चार्ज है ही नहीं अंदर ना। नेट चार्ज की वैल्यू जीरो है, यहाँ पर नेट चार्ज की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। अब गॉसियन सरफेस बेटा जब आप कॉन्टिन्यूअस चार्ज से बनाते हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बनाते हैं, तो वो आप कहीं पर भी बना सकते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास, यहाँ पे सुनिएगा मेरी बात ध्यान से बेटा, जब कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उस केस में जब आपको गॉसियन सरफेस बनाना है, आपको क्या बनाना है, गॉसियन सरफेस बनाना है। लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ इस तरीके का कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको गॉसियन सरफेस बनाना है बेटा। यहाँ पे आपको कहीं अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। यू नीड टू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, इसका रेडियस है कैपिटल आर। आप गॉसियन सरफेस बनाने लगेंगे तो बेटा आप गॉसियन सरफेस को इन चार्जेस के ऊपर से भी बना सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल आर, गॉसियन सरफेस के रेडियस की। बट अगर आपके पास कोई इंडिविजुअल चार्ज है और आपको यहाँ से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, तो आप कभी भी बेटा इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर से गॉसियन सरफेस को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। बिकॉज अगर मैं एक पॉइंट चार्ज की बात करूं, आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड Q/R का स्क्वायर था, इलेक्ट्रिक फील्ड Q/R का स्क्वायर था। जब R की वैल्यू 0 हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे नॉट डिफाइंड रहता है। क्या रहता है, नॉट डिफाइंड रहता है। तो इसलिए बेटा गॉसियन सरफेस को हम डिस्क्रीट चार्ज से नहीं गुजार सकते हैं यार। बट अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्टिन्यूअस चार्ज की, कॉन्टिन्यूअस चार्ज की, तो गॉसियन सरफेस को हम वहां से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस को हम वहां से ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर हम चलते हैं, इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो सबसे प्यारी और पहली एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज वायर एट अ डिस्टेंस आर। बेटा अगेन आई विल से, जिन बच्चों ने डिटेल में ये चीज पढ़ी है मेरे साथ जुनून प्लस बैच में, तो आपने इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस मेरे साथ किए हैं सॉल्व, जहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव लेवल में जब जाते हैं तो बेटा कभी कभी डायरेक्ट आंसर अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट आंसर भी निकालना सिखाया है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी बताया है ना, सर्कुलर के केस में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो उस केस में भी बताया है। तो मैं अभी भी ये चीज बोलूंगी, जो बच्चे ऑलरेडी अपना अब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, बट अगर आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि कितना हमको पढ़ना है, किस तरीके से हमको पढ़ना है, मैम हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए, सो दो स्टूडेंट्स शुड कम एंड एनरोल इन जुनून प्लस बैच। ठीक है, जुनून प्लस बैच में आइए और एनरोल कीजिए बेटा यूजिंग द मेंशन कोड दैट इज Y549 मेंशन्ड हियर ऑन द स्क्रीन। अगर आप एनरोल करेंगे तो ऑन द ओकेजन ऑफ होली यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम ऑफ, आपको मैक्सिमम ऑफ मिल रहा है बेटा, 20% का ऑफ मिल रहा है। तो पॉकेट फ्रेंडली प्राइजेस पर आप आज ही बैच में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज वायर की बात करूं अगर मैं एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, तो बेटा इस केस में आपके पास आपने देखा था, अगर आप गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड सरफेस, तो फर्स्ट और थर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो हो जाता है कितना, 90 डिग्री, वो हो जाता है कितना, 90 डिग्री। तो उस केस में आपके लिए फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है 0। बट अगर आप कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, ये कर्व्ड सरफेस जो सेकंड वाला है आप इसकी बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में रिमेंबर कीजिएगा ये कर्व्ड सरफेस एरिया कंट्रीब्यूट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
बेटा जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती है, आप पॉइंट पी से दूर आप इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइंट पी का डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, इस आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉप होते जाता है। अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, अगर यहीं पर नेगेटिव चार्जेस होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, दूसरा केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, थिन है, थिक नहीं है, थिन है, ठीक है, थिन है, याद रखिएगा, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है और थिन शीट है। तो उस केस में आपके पास अगर आप अगेन गॉसियन सरफेस बनाते हैं, सो बेटा दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, तो इस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट और थर्ड सरफेस कंट्रीब्यूट करेंगे, सेकंड सरफेस कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बिकॉज सेकंड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, और फ्लक्स के केस में आता है कॉस, तो कॉस ऑफ 90 होता है 0। सो सिर्फ और सिर्फ बेटा थर्ड और फर्स्ट कंट्रीब्यूट करेंगे, और अगर थिन शीट है उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट निकल के आती है, एन का कैप। एन का कैप रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहीं पर अगर मोटी शीट कर दी जाए, थिक शीट कर दी जाए, कंडक्टिंग शीट लिख दिया जाए, तो बेटा यहाँ पे 2 का फैक्टर नीचे गायब कर देना, उस केस में 2 का फैक्टर नहीं आता है। अब चाहे ये हो या ये हो, आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, चाहे थिक हो चाहे थिन हो, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, बेटा शीट से कितने डिस्टेंस दूर पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही नहीं कर रही, यानी कि आर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, सिग्मा यहाँ पे क्या होता है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर अगर आप प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, डिपेंड नहीं करता है आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू two equal and oppositely charged parallel plate sheets of charge density at any point, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेन शीट्स की बात कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे प्लस ऑफ सिग्मा आएगा, यहाँ पे माइनस सिग्मा आएगा। शीट है तो बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटीज आती है, शीट के केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है, एक में माइनस सिग्मा एक में प्लस सिग्मा है। तो आप किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पर, अब दो चीजें हैं, या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जब वैल्यू रख रहे हैं उसमें आप सिग्मा को विद साइन रखें, वो करते हैं बेवकूफ बच्चे, मैं सच बता रही हूँ बेटा, वो बेवकूफ़ी वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला में आप सिग्मा का साइन डाल रहे हैं ना, वो करना ही नहीं है हमको। हमको क्या करना है, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, लेट सपोज आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, अब क्या करोगे, यहाँ पे आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसिडर करोगे, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। बेटा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी थी, ये भी पॉजिटिव था, तो इस शीट की वजह से, अगर ये ए है और ये बी है, तो ए शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी, बोलो। अब अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, बोलो शाबाश। अगर हम यहाँ पर बोलें ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी विल बी इन दिस डायरेक्शन, will be due to electric field due to B will be in this direction। बेटा अब आपने ये पॉजिटिव और नेगेटिव का इफेक्ट तो डायरेक्शन में ले लिया है, तो जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इंटरमीडिएट रीजन में किसी पॉइंट P पर, तो उस केस में आप सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अब जो बच्चा यहाँ पर बेवकूफ़ी करेगा कि सिग्मा को विद साइन डाल देगा, उसका आंसर आएगा गलत। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है बेटा, आपको डिफरेंट डिफरेंट शीट दी होंगी, उनके डिफरेंट डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटीज दी होंगी। आपको यहाँ पर एक चीज याद रखना है, डायरेक्शन का इंपैक्ट हम यहाँ पर देख चुके हैं, इफेक्ट हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे सिंपली हमको सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट करना है, क्यों, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो बेटा जब ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। यही आंसर आप देख सकते हैं, किसी मिड पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट निकल के आती है। अगर आप बाहर है ना एक्सट्रीम आउटसाइड दोनों जगह पर फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो जीरो निकल के आएगी। वो कितनी निकल के आएगी, वो जीरो निकल के आएगी। सुपर डुपर क्लियर टू एवरीवन? आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्रिस्टल क्लियर, यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन यार, इतनी मेहनत करने का एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है यार, है ना। आपकी टीचर्स यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए एक हिट करना है लाइक बटन पर, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना है कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए आपको, ठीक है, कौन से चैप्टर का आपको वन शॉट चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड चार्ज क्यू। बेटा जब कंडक्टिंग वर्ड लिखा आ जाए ना पेपर में, ऐसा आंखें ऐसा चौड़ी कर लेना, एकदम खोल लेना बेटा आंखें, कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग जब भी आ जाएगा चार्ज अंदर नहीं जा सकता।
चार्ज अंदर नहीं जा सकता, चार्ज सरफेस पर ही बैठेगा। चार्ज कहाँ पे बैठेगा? सरफेस पर ही बैठेगा। बेटा रेडियस है कैपिटल आर, रेडियस है कैपिटल आर। अगर आप बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, सरफेस पर फाइंड करेंगे तो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर का स्क्वायर, विच इज व्हाट बेटा? रेडियस। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, और अगर अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। मैम जीरो क्यों हो जाएगी? अंदर चार्ज ही नहीं है, अंदर चार्ज ही नहीं है। तो जब आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो गॉसियन सरफेस अपने अंदर कोई चार्ज इनक्लोज ही नहीं करेगा। अगर चार्ज इनक्लोज नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? शून्य हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। सो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ आइडेंटिफाई करने के लिए आता है बेटा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है, सरफेस पर मैक्सिमम रहती है, बाहर आते आते इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, बाहर आते आते इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। नेक्स्ट 18th पे आ जाइए। 18th पॉइंट क्या कहता है? अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड भी है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी है, चार्जेस बैठ सकते हैं कहां पर? अंदर। चार्जेस कहां पर बैठ सकते हैं? अंदर बैठ सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में एक चीज याद रखना, सरफेस के लिए और आउटसाइड के लिए कहानी बिल्कुल सेम रहती है, पर बेटा जब आप इनसाइड आते हैं ना तो इनसाइड का फॉर्मूला आपको जड़ लेना है अपनी आंखों में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी कि सेंटर से आप सरफेस तक जितना दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही, 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 सरफेस पर मैक्सिमम, बाहर आते आते इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो बेटा यहां पर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इनसाइड के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। नीचे आता बेटा इसके रेडियस का क्यूब, रेडियस यहाँ पे क्या है? कैपिटल आर, रेडियस यहाँ पे क्या है? कैपिटल आर। ठीक है जी। सो आई एम होपिंग कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सरफेस पर मैक्सिमम, बाहर निकलते निकलते इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1 यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब इसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बहुत ही जल्दी आपके सामने लेकर आने वाले हैं, बट मैं ये रिकमेंड करूंगी कि जो बच्चे अभी तक जुनून प्लस बैच में नहीं आए हैं, प्लीज कम इन द जुनून प्लस बैच, बिकॉज यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई हो रही है यार। ये तो 1 घंटे में हमने चैप्टर को रिवाइज किया है, वहां पे एटलीस्ट 2 से 3 घंटे हम चैप्टर रिवीजन में लगा रहे हैं, देन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन आप 1 to 1 कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने डाउट्स भेज सकते हो। तो वहां का एटमॉस्फेयर बेटा बहुत डिफरेंट है ना। और आप जब अपने उन बच्चों के साथ बैठकर पढ़ रहे होंगे जो इस बार CUT 2024 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो वो लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो होती है वो अलग हो जाती है। So come and enroll in the Junoon Plus batch using the code Y549. You can get maximum rebates. And if you want books as well, आपको ऐसा लग रहा है मैम बुक्स भी चाहिए हमें, बैच तो ले ही रहे हैं मैम, लाइव क्लासेस तो ले ही रहे हैं, we want books and we want mock test. So बेटा come and enroll in the महापैक्स of the respective है ना streams. आप कॉमर्स से हैं, आर्ट से हैं, साइंस से हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है ना एंड GT चाहिए, तो उस तरीके से आप अपना कोर्स और महापैक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप PCB स्टूडेंट है तो PCB विद बुक्स वाला महापैक सिलेक्ट कीजिए, अगर आप PCM है तो आप PCM के साथ विद बुक्स वाला महापैक सिलेक्ट कीजिए, बिकॉज मेक श्योर दैट बेटा CUT 2024 स्टूडेंट्स के लिए ये महापैक एक वरदान साबित होने वाला है। जो भी बच्चा महापैक में एनरोल होता है उसका सिलेक्शन पक्का है बेटा, अगर वो सब टीचर्स को फॉलो कर रहा है, वो बुक्स जितनी भी इस महापैक में आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी, यस यू हर्ड इट राइट, घर पर आएंगी बुक्स बेटा, चाहे वो PYP की बुक्स हो चाहे वो प्रैक्टिस बुक्स हो, आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, गो एंड एनरोल इन दीज। अब आपको एक वो बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना तो है बट लाइव क्लासेस में नहीं जाना है, दे वांट कि हमें सिर्फ मटेरियल चाहिए, वी वांट बुक्स, वी वांट PYP बुक्स, वी वांट नॉर्मल प्रैक्टिस बुक्स, वी वांट मॉक टेस्ट। सो आप सिलेक्शन किट को है ना ऑप्ट कर सकते हैं बेटा, आप सिलेक्शन किट में जा सकते हैं। सिलेक्शन किट साइंस की PCM PCB दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें जितने भी मटेरियल है बेटा, अगेन आई विल से दैट विल बी डिलीवर्ड टू योर प्लेस, यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल, है ना। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका सिलेक्शन का चांस उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे आपको बेटा 20% का ऑफ मिल रहा है यूजिंग दिस कोड Y549। मैं फटाफट से आपको एक बार बता देती हूँ कि आप किस तरीके से इसमें इनरोल कर सकेंगे, हाउ यू कैन इनरोल। आप सिंपली बेटा जब ऑल कोर्सेज में जाते हैं तो स्कूल K-12 में जाइएगा, CBSE बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक कीजिएगा, इसको स्क्रॉल कर लीजिएगा बेटा, व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद, तो दीज आर द बैचेस। ठीक है, अगर आप जुनून प्लस बैच में आना चाहते हैं, वेल एंड गुड, यू कैन कम इन दिस बैच, नो इश्यूज इन इट। बट अगर आप सच में बुक्स वगैरह के साथ सारी प्रिपरेशन एकदम एंड टू एंड है ना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको महापैक में जाना चाहिए, और महापैक भी विद बुक्स वाला बेटा,
है ना, बुक्स वाला। सो जैसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें यू आर गेटिंग 1196 टेस्ट सीरीज, 203 ई बुक्स, 11 बुक्स दैट विल बी डिलीवर्ड एट योर प्लेस। आपके घर पर आएंगी बेटा बुक्स, है ना, चाहे पीवाईपी बुक्स हैं चाहे प्रैक्टिस बुक्स हैं, आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी। और उन प्रैक्टिस बुक्स में बेटा जितनी थ्योरी आपके लिए रिक्वायर्ड है, जो सीयूटी में पढ़नी है आपको, एज वेल एज माइंड मैप्स, सब कुछ इंक्लूडेड है बेटा इसमें, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं बाय नाउ पे, तो आप बाय नाउ पे जाकर कोड लगाते हैं बेटा, अगर आप बाय नाउ पे जाकर कोड लगाते हैं Y549, Y549 लगाते ही आपको 20% का ऑफ मिल रहा है। एंड दिस महा पैक इज ऑफ ओनली 4519 रुपीज, जिसमें यू आर गेटिंग ऑल द लाइव बैचेस। अभी जो आगे कंप्लीट नेक्स्ट मंथ में भी जितने भी बैचेस आएंगे वो भी आपको फ्री मिलेंगे इसमें, प्लस आपको बुक्स भी मिल रही हैं, प्लस यू आर गेटिंग लाइव मॉक टेस्ट एज वेल, यानी कि टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है। सो सब कुछ आपको मिल रहा है यार, ओवरऑल यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन दिस। सो गो एंड एनरोल इन इट। जिन बच्चों को बुक्स नहीं चाहिए, सिर्फ बैच में जाना है ना, लाइव क्लासेस चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे, दिस इज द जुनून प्लस बैच, तो आप जुनून प्लस बैच में भी जा सकते हैं। जुनून प्लस बैच में भी आपको 4 बुक्स आपके घर पर डिलीवर की जा रही हैं। दीज आर पीवाईपी बुक्स, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर बुक्स। हर एक सब्जेक्ट के 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स विद सॉल्यूशंस गिवन है बेटा आपको इन बुक्स में। अगेन यू विल यूज द कोड Y549 जैसे ही आप इसको एंटर करके अप्लाई करते हैं। सो 3,359 आई गेस, है ना। ये आपको यहाँ पे मैं वेब पे दिखा रही हूँ तो इतने का पड़ रहा है। अगर आप इस कोड को ऐप पर जाके यूज करेंगे तो एडिशनल 1% का ऑफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। यू विल बी गेटिंग दिस एट मोर लोअर प्राइस, ठीक है। सो यू कैन गो इन इट। एंड अगर इफ यू वांट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन किट, तो बेटा आप इसको जब स्क्रॉल करेंगे, सो दिस इज द सिलेक्शन किट, ठीक है। आप ये वाली सिलेक्शन किट को भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द सिलेक्शन किट जिनमें आप जाकर एनरोल कर सकते हैं। सो आई होप यू लव दिस सेशन। बेटा अगर कुछ भी डाउट आता है मुझे मेल जरूर से ड्रॉप करें ऑन दिस ईमेल आईडी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर फॉर यू, है ना। एंड दूसरी बात, हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट लेकर आ रहे हैं। तो 27 मार्च को शाम को 6 बजे आपको जुड़ना ना भूलना। हमारे साथ सारथी आ रहे हैं आपके, होली स्पेशल रहेगा, होली खेलेंगे साथ साथ, और आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं हम सब टीम ने मिलकर। सो हमारे साथ जुड़ना ना भूलेगा। दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ रियली अ बिग सेशन। वी विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। रिमाइंडर जाके अभी सेट कर लीजिए बेटा, इस इवेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस क्लास। एंड एक लाइक बटन और एक कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से छोड़ के जाइएगा। विश यू गुड लक। #PPP आर्मी, #फिजिक्स कोर आर्मी। टेक केयर एंड मेंशन करके जाइएगा नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, मैम उसका वन शॉट बना देंगी। बाय बाय।